देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन। आपने देखा किस तरीके से अब जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो साफ तौर पर चल रहा है और पाकिस्तान की ओर से कई सेक्टरों में गोलीबारी की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं A1 टीवी चैनल के हेड अनिल लोढ़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, हम बार बार यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान की ओर से कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल सके, और वही हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कई सेक्टर, चाहे पुंछ की बात करें, नौशेरा की बात करें, कई इलाकों में गोलीबारी इस वक्त चल रही है। देखिए, पाकिस्तान में एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसको कोई डेमोक्रेसी मान नहीं सकता जी। वहाँ की कोई भी सरकार हो पिछले 50 साल में, 60 साल में, वो सेना के निर्देशों के अनुसार चलने के लिए पाबंद होती है। और सेना अगर पसंद करती है युद्ध तो युद्ध करना पड़ता है, सेना पसंद करती है अमन तो अमन चलता है। ये जो पाकिस्तान की चुनी हुई सरकारें हैं, ये कई बार चाहकर भी, समझौता करके भी अमन को नहीं ला पाई, इसलिए कि सेना और सेना पर हावी पंजाबी तबका वो वहाँ का देश को उलझाकर रखना चाहता है। और देश को उलझाकर वहाँ पर बड़े भारी सेना में भ्रष्टाचार भी होता है, सेना का बड़ा आतंक भी है, दबदबा भी है, सब कुछ है जी। पाकिस्तान की जमहूरियत को सेना चलाती है जी। इसलिए किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इंडिपेंडेंट फैसला लेना संभव नहीं रहा है कभी भी, और आज भी संभव नहीं है मेरी दृष्टि में जी। इमरान खान, अगर सेना चाहेगी युद्ध करना तो उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। सेना चाहेगी कि लिमिटेड लड़ाई लड़नी है तो लिमिटेड लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो न तो युद्ध की परमिशन देते हैं, न तो उसके पास पैसा है, खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास में, उद्योग धंधे नहीं है, बेरोजगारी है ज़बरदस्त, गरीबी है ज़बरदस्त, और शांति व्यवस्था भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान में भी प्रॉब्लम चल रही है, उनके सिंध के लोग भी उस तरह संतुष्ट नहीं है। तो अपनी आंतरिक जो विसंगतियां हैं, आंतरिक जो उपद्रव हैं, आंतरिक जो रोष है, उससे ध्यान मोड़ने के लिए पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान का हुक्मरान जो भी आता है या सेना जो भी है, वो पाकिस्तान के लोगों को भारत विरोधी आग में झोंक के रखना चाहते हैं, ताकि भारत से लड़ाई के चक्कर में, भारत के प्रति विद्वेष के चक्कर में वहाँ के लोग अपनी आंतरिक व्यवस्था को, आंतरिक स्थितियों को, आंतरिक विसंगतियों को ना देखें और हुक्मरान और सेना अपने हिसाब से काम करते चले जाएं। लेकिन अब जो भारत ने परिस्थिति पैदा कर दी है कि जैसे पाकिस्तान की नाक काट ली भारत ने, आज जी। भारत ने नाक काट ली, तो जब वैसे ये सुरपनखा की नाक कट गई तो फिर कोई ना कोई तो रिटेलिएट करता है। उनको भी अपना वजूद बचाना है, उनको भी अपनी जनता को मुंह दिखाना है दुनिया के सामने भी। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि भारत ने इस जो भी सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो भी एक बिल्कुल गाइडेड काम किया है, उसमें पाकिस्तान के सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के लोगों के सामने हम सर उठाकर कह सकते हैं कि जिन्होंने हमारे यहाँ खून खच्चर किया, जिन्होंने हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाया, हमने उन्हें नष्ट किया है। हमने जो काम किया वो सेल्फ डिफेंस में किया है, हमने किसी युद्ध की शुरुआत नहीं की है। पहली बात, जज्बात में आकर हर हिंदुस्तानी का खून खोल रहा है, हर हिंदुस्तानी कह रहा है युद्ध करो, निपटा दो पाकिस्तान को। देखिए, दुनिया के नक्शे पर इंदिरा गांधी ने जरूर ऐसा किया कि बांग्लादेश जैसे देश को जन्म दे दिया, क्योंकि वो भौगोलिक दूरियां थी जी। इस पार पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पार पूर्वी पाकिस्तान था, हवाई जहाज को उड़ के भारत के ऊपर से जाना होता था, तो वह मजबूर थे पूर्वी पाकिस्तान में, और वो बांग्लादेश बन गया क्योंकि वहां भी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूरा जबरदस्त आंदोलन था, बंगबंधु जिनको कहते थे। तो भारत ने उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई को सपोर्ट किया और 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया। लेकिन ताशकंद में भी हमने जीती हुई जमीन सौंपी, शिमला समझौते में भी जीती हुई जमीन सौंपी, और जो भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यूयॉर्क में उन्होंने यूएन असेंबली में कहा था जी। कि पाकिस्तान भारत से 1000 साल तक युद्ध कर सकता है। वो 1000 साल तक युद्ध की धमकी देने वाले भुट्टो ने आकर सरेंडर किया, उनके सैनिकों ने सरेंडर किया, और उन्होंने आकर के यहाँ शिमला में समझौता करके
और हाथ जोड़कर अपनी जमीन भी वापस ली, अपने सैनिक भी वापस लिए। लेकिन इन सबकों के बावजूद और कारगिल के सबक के बावजूद पाकिस्तान बदला नहीं, सुधरा नहीं। उनके मन में हमेशा ये है कि ये कश्मीर हमारा है, और पीओके में आधा कश्मीर उनके पास पड़ा हुआ है, जितना भी कश्मीर पड़ा हुआ है 30-40%, वो उसको तो अपना देश मानते ही हैं, इस कश्मीर को भी अपना देश मानते हैं, इसको लेना चाहते हैं बस। अब वो स्वर्ग है धरती का इसलिए लेना चाहते हैं कि आन बान का सवाल है, उनकी पता नहीं क्या ईगो प्रश्न प्रॉब्लम है, पर वो लेना चाहते हैं। भारत के पास में देखिए, युद्ध तो आखिरी विकल्प होता है। युद्ध अगर छिड़ गया पश्चिम सीमा पर, तो राजस्थान और पंजाब 2 बड़ी सीमाएं लगी हुई हैं, और इन सीमाओं पर युद्ध होगा तो भारी खून खराबा होगा। इस बार युद्ध 71 और 65 से ज़्यादा भारी होने वाला है अगर होता है तो। और दोनों के पास में न्यूक्लियर बम है, भारत के पास भी है, उनके पास भी है। तो दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस की थ्योरी जो होती है वो है इस वक्त। हम भी उनको चेक कर रहे हैं, वो भी हमको चेक कर रहे हैं। लेकिन बैलेंस बिगाड़ा पाकिस्तान ने आतंकवादी हरकतों को करवा के, और उस बैलेंस का जवाब हमने दे दिया, बैलेंस बिगाड़ने का जवाब। अब इस जवाब को पाकिस्तान सहन कर ले और सबक सीख ले और मान ले कि आगे से आतंकवादी घटनाएं, पाकिस्तान के द्वारा प्रवर्तित आतंकवाद नहीं होगा भारत में, इसकी कोई गारंटी दे देगा किसी देश के माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से, सऊदी अरब के माध्यम से, भारत इस लड़ाई को छोड़ सकता है। लेकिन अगर वो ऐसी गारंटी देता तो जो भी मेजर्स हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, भारत को अपनाने के लिए तैयार है। भारत तैयार रहना भी चाहिए, और ये मुल्क की अस्मिता का, मुल्क के स्वाभिमान का और सरकार की सोवरेनिटी का भी सवाल है, संप्रभुता जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और अनिल जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तानी संसद में इमरान खान के खिलाफ नारे लगे, शेम शेम के नारे लगे, कहीं ना कहीं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इमरान खान पर भी एक प्रेशर जरूर होगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हैं वो पूरी तरीके से खस्ता हालत हो चुके हैं, और कोई भी देश उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने देखा कि यहाँ तक कि जो सऊदी अरब, जो कि उसका खास देश माना जाता था, हमेशा से सऊदी अरब उसको सपोर्ट करता था, वो भी उसको सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिख नहीं रहा है। चीन भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो पाकिस्तान किसके बल पर युद्ध कर सकता है? देखिए, चीन सबसे, दुनिया में मैं चीन को सबसे दोगला देश मानता हूं जी। वो हिंदी चीनी भाई भाई करके भी भारत में घुस गए थे, युद्ध कर लिया उन्होंने। चीन अनप्रिडिक्टेबल कंट्री है, वो भारत के सर पर बैठा हुआ है, और हमारे सर पर जो बोझ है पाकिस्तान से लड़ने में हमेशा ये रहता है कि चीन हमारे सर पर बैठा है जी। वो इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, क्योंकि भारत चीनी सामान का बहुत बड़ा बाजार है जी। भले चीन माने ना माने, चीन की इकोनॉमी में भारत के बाजार का बड़ा योगदान है। इसलिए चीन भी आज सन 62 की स्थिति में नहीं जा सकता, या 65 की तरह 71 की तरह पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए भारतीय बाजार चीन पर बड़ा भारी दबाव है। रशिया वो पहले जैसी फोर्स रह नहीं गया, हालांकि वो पहले की तरह हमारे साथ नहीं है, पर अब अमेरिका चूंकि लगभग हमारे साथ है आतंकवाद के खिलाफ कम से कम, इसलिए दुनिया में संतुलन हमारे पक्ष में है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय कंट्री सारे, और जितने भी देश दुनिया में आतंकवाद के सताए हुए देश हैं, खासतौर पर मुस्लिम आतंकवाद के सताए हुए देश हैं, वो सब भारत के साथ होंगे। भारत ने कूटनीतिक पहल भी की, कई देशों को विश्वास में भी लिया इस कार्रवाई के पहले, और जैसा राष्ट्रपति ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले कह दिया था, भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने की सोच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से ही आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हंगामा हो रहा है, संसद में हंगामा हो रहा है। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, और पाकिस्तान संसद में OIC के बाइकआउट की यहां पर मांग भी की गई है। पाकिस्तानी सांसदों ने बहिष्कार करने की यहां पर मांग की है। तो राजनीतिक परिदृश्य जो देखा जाए वो पाकिस्तान में भी बदलता जा रहा है, और पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तो नारे लगे ही हैं। कई सांसद जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी जाते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, पाकिस्तान की संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, और इमरान खान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, और काफी जो कई सांसद हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है भारतीय सेना की ओर से, उसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और OIC के बाइकआउट की यहां पर मांग भी की है। तो पाकिस्तानी सांसदों ने बहिष्कार करने की
यहां पर मांग की है। मेरी समझ में पाकिस्तान की संसद में क्या होता है बहुत जी। ज्यादा महत्व नहीं रखता। पाकिस्तान की सेना क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, ये महत्व रखता है। बिल्कुल, सेना ही चलाती है पाकिस्तान हाँ, को। इसलिए ठीक है, सबको अपने अपने चेहरे बचाने हैं। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि फेस सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जनता के बीच क्या मुंह लेके जाएंगे, तो वो नारे लगा लेंगे, गुस्सा दिखा देंगे, वोट दे देंगे। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सेटअप में सेना के रोल का बड़ा अहम स्थान है। लेकिन ये भी है ना अनिल जी कि उनके जो सांसद हैं, इमरान खान के सांसद, वही इमरान खान के खिलाफ नजर भी आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है, यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। देखिए, अगर इमरान खान सेना की नहीं मानेंगे तो सेना कूप कर देगी, वहां पे तख्ता पलट देगी सेना। वहां ये स्थितियां भी होती हैं। तो इमरान खान को भी सेना की कठपुतली बनना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और सांसद खिलाफ हैं, ये वो तो डेमोक्रेटिक सेटअप वहां का, मतलब भारत के सांसद विरोध करें और खड़े हो जाए किसी बात को लेके, उसका इंपैक्ट अलग है भारत की सोसाइटी पे। और पाकिस्तान सांसद खड़े हो जाए, उसका पाकिस्तान की देश के संचालन पे इफेक्ट नहीं है इतना। ठीक है, अब ठीक है, एक दबाव बनता है संसद में, सांसद करते हैं पब्लिक में, अगर कहीं लाइव टेलीकास्ट होता है या वैसे खबरें जाती हैं तो दबाव पड़ता है सरकार पे, प्रधानमंत्री पे दबाव पड़ता है। और दबाव तो वैसे भी पड़ा ही होगा, क्योंकि एक देश दूसरे देश के अंदर जाकर उसको सबक सिखा के आ जाए तो दूसरा देश क्या करे, कहते नहीं साहब अच्छा किया, हमें सबक सिखाया आपने, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो वो तो उनके देश की भाषा ही बोलेंगे, उनके देश के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। और पाकिस्तान का सेंटीमेंट उन्होंने चूंकि कुक किया हुआ है भारत के खिलाफ, उबाल रखा है उन्होंने पाकिस्तान को बरसों से, दशाब्दियों से, चाहे याहिया खान हो, चाहे अयूब खान हो, चाहे असगर खान हो, चाहे ये भुट्टो हो, इन सब ने उबाल रखा पाकिस्तान को बार बार इस बात के लिए कि भारत के खिलाफ बने रहो। अब वहां के अवाम के सामने ये प्रश्न है कि युद्ध के लिए अपनी सरकार के पीछे पड़े, जवाबी कार्रवाई के लिए पीछे पड़े, या भारत से दोस्ती करके शांति कायम करके और एक अच्छे सुखद भविष्य की ओर अग्रसर हों। अब क्या ये सेंस प्रिवेल करेगा वहां पर, पॉजिटिव सेंस प्रिवेल करेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है मेरे को। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान में ये सेंस प्रिवेल करता है कि आपने हमारे अपनी धरती पर इतने आतंकवाद को जन्म देके, प्रश्रय देके क्या कर लिया जी, और क्यों हमें झोंक रखा एक आग में पाकिस्तान को, हो सकता है वहां की आवाज भी उठ जाए और हो सकता है बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान के इलाकों में भी अलग तरह की आवाज उठे और पाकिस्तान की आवाम पर का दबाव सरकार पर पड़े। तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, हमें तैयार पूरा रहना चाहिए, लेकिन अपनी ओर से कोई एग्रेशन नहीं करना चाहिए। हम कराए अपना काम, हम उसको सबक भी सिखाए, दुनिया को भी बताए और ये भी कह दिया हमने कि हम किसी भी हमले पर चुप नहीं बैठेंगे, किसी भी हमारे यहाँ पे की गई आतंकवादी कार्रवाई को मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हम में ताकत है, हम में जज्बा है, हमारे पास रणनीति है, हमारे पास हथियार हैं, हमारे पास सैनिक हैं जो किसी भी दुनिया के देश से लड़ सकते हैं, ये हमने साबित कर दिया है। बिल्कुल। इसके बाद भी जी, हमें भारतवासियों को ऐसा एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। मैं आज एक चैनल पर देख रहा था आंकड़े कल रात को कि 1965 के वार में भारत के 3000 सैनिक मरे, सिर्फ सैनिक मतलब सैनिक और अधिकारी सब मिला के, और पाकिस्तान के 3800 मरे। तो लॉस तो दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है उधर भी होता है। इसलिए युद्ध तो आखिरी विकल्प होना चाहिए। और अगर युद्ध से पहले कोई संभावना है किसी देश की मध्यस्थता में बात होने की, ये बात होने की वो हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं फैलाएगा, बात ये होनी चाहिए। बिल्कुल। एक बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं और खबर सामने निकलकर ये आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है उनकी आज चूरू में जनसभा है और दिल्ली से पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर जो है रवाना हो चुका है चूरू के लिए और सीधे चूरू जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे और जनसभा को वे यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो पीएम करीब 1 घंटे तक वे जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राजस्थान जी, वीरता के लिए, अद्वितीय वीरता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरे मुल्क में जाना जाता है। हमारे रणबांकुरों ने जो शहादत दी है, आज भी कश्मीर में जो आतंकवाद होता है उसके सबसे ज्यादा शिकार राजस्थानी होते हैं। और हम आए दिन शेखावटी में खास तौर पर देखते हैं कि इसका शव आया, उसका शव आया, उसका शव आया। विधवाएं होती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, माताओं की गोद सुनी हो जाती है। राजस्थान बहुत बड़ा विक्टिम है
इस आतंकवाद का। बिल्कुल, और जो जिस तरीके से जो सेना ने जो कार्रवाई की है उसकी विस्तृत अभी तक कोई रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से नहीं आई है। प्रधानमंत्री आज चूरू में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। निश्चित तौर पर उस जनसभा में इस बारे में वो जरूर उल्लेख करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान, देखिए बीजेपी की सभा है, प्रधानमंत्री की सभा है, चुनाव की सभा है, सब कुछ बातें हैं जी, लेकिन पहली बार देश का प्रधानमंत्री इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जनता के बीच राजस्थान की धरती पर बोलेगा। ये गौरव राजस्थान को हासिल होने जा रहा है और उस शेखावटी की धरती बोलेगा जिस शेखावटी ने दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहीद दिए, सबसे ज्यादा वीर दिए, सबसे ज्यादा सैनिक जिस जुनून में है, उसके पास चूरू में, उस शेखावटी में आज प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को एक आम सभा के माध्यम से अपने मुंह से बताएंगे शायद कि क्या हमारी सेना करके आई है। और शाम 5 बजे सुषमा स्वराज ने हालांकि सभी दलों की बैठक रखी है बताने के लिए, पर वो बताना तो एक औपचारिकता होगा क्योंकि देश सब जान चुका है क्या हो चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की ओर से हो चुकी है। प्रधानमंत्री अब एक भाषण देंगे और जनता को बता देंगे सब कुछ। उसके बाद सभी सर्वदलीय सभा का कोई बहुत महत्व नहीं रहता, पर इतना सा है कि एक रस्म अदायगी भी हो जाएगी और हो सकता है कि एक सॉलिडरिटी कायम करने की एक, चूंकि सारे दल कह चुके हम सरकार के साथ हैं, इसमें चुनाव को नहीं देखते। वो कह रहे हम सरकार के साथ। राहुल गांधी का सबसे पहले बयान आया कि मैं पायलटों को सलाम करता हूं, कांग्रेस का है कि हम सेना को सलाम करते हैं। तो वो पॉलिटिकल नेतृत्व को सलाम नहीं करेंगे बीजेपी के, लेकिन सेना को सलाम करेंगे, उनको करेंगे क्योंकि सेना को खुली छूट दी, उसने कर दिया। और इसका राजनीतिकरण न हो इसका भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है क्योंकि पहला जब सर्जिकल नहीं वो हो जाएगा भी, था, नहीं वो हो जाएगा, चूरू में हो जाएगा, दिया गया था चूरू में। अगर लेकिन आपको लगता है कि चूरू में ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए चूरू में वो राजनीतिकरण की कोई चेष्टा नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा राजनीतिकरण, क्योंकि वो पार्टी के मंच से होने वाली सभा में देश को जानकारी देंगे, लाइव टेलीकास्ट होगा, दुनिया सुनेगी। पहली बार प्रधानमंत्री के मुंह से देश चूरू की धरती पर बोलते हुए ये जानेगा कि आज क्या हुआ है। तो अजीत डोभाल बोले, विजय सचिव बोले, इसका कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं उसका महत्व है। और मोदी आज मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त तरीके से हुंकार भरेंगे। राजस्थान की धरती जो खुद वीरता के लिए जानी जाती है, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान का इतिहास, जिस धरती का इतिहास है, आन बान शान के लिए जानी जाती है और यहाँ के लोग शहादत के लिए प्रसिद्ध हैं। अब्दुल हमीद भी यहीं का था और जितने भी वीर हुए हैं राजस्थान के, उन्होंने जो 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, कारगिल की लड़ाई में जो शहादत दी है वो बेमिसाल रही है। आज भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में, चाहे पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर की सीमा हो, चाहे हम कश्मीर में लड़ रहे हों, चाहे हम भीतर लड़ रहे हों, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश में जाकर लड़ रहे हों, कहीं भी जाकर हम लड़ रहे हों, या हमने श्रीलंका में जाकर के भी पीस कीपिंग फोर्स का काम किया हो, राजस्थान के सैनिक, राजस्थान के वीर, राजस्थान के नौजवान अग्रणी रहे हैं। वीर प्रसूता धरती शेखावटी और राजस्थान में प्रधानमंत्री का पहला सार्वजनिक बयान आने वाला है। जनता के बीच पहली बार वो मुखातिब होंगे और बोलेंगे कि आज सेना ने क्या किया है और सेना आगे क्या करेगी, देश आगे क्या करेगा। देश का लाइन ऑफ एक्शन पहली बार राजस्थान की धरती से देश को पता लगेगा। बिल्कुल, और राजनीतिक परिदृश्य से अगर हम बात करें, हालांकि ये जो पूरा जो कार्रवाई थी सेना की ओर से कार्रवाई की गई थी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि चूरू में आज पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण जरूर होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को कुछ फायदा जरूर मिलेगा। देखिए अब ये कहेंगे तो ये कहने वाले दुश्मन माने जाते हैं देश के आजकल, तो इसलिए ये तो हम नहीं कहेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन देश को जवाब देना चाहिए। देश ने जवाब दे दिया। अब इसके रिपरकशन चाहे जो हों, परिस्थिति है, समय की मांग है और परिस्थिति विशेष में समय की मांग को पूरा किया गया है। अब इसका किसी को फायदा हो तो हो जाए। 1931 की लड़ाई भी सेना ने जीती थी जी, पर फायदा इंदिरा गांधी और कांग्रेस को हुआ था और देश में बेमिसाल बहुमत मिला था। पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया था इंदिरा गांधी के साथ और ऐसी अभूतपूर्व लड़ाई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश ने लड़ी थी। लड़ी सेना ने थी जी, जनरल मानेकशॉ ने लड़ी जी, उनके सैनिकों ने लड़ी, लेकिन 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण, बांग्लादेश का उदय। दुनिया में इतिहास बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन भूगोल को बदल देना, भूगोल को बना देना, दुनिया के नक्शे पर एक देश को, ग्लोब में एक देश को खड़ा कर देना, नए देश को, ये इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था। पूरा देश उनके साथ हो गया। तो ये जो करके दिखाएंगे तो देश का सेंटीमेंट है। भारतीय बहुत भावुक लोग हैं और हम अपनी देश को, पूरी दुनिया में एकमात्र देश है जो अपने देश को माँ जैसा सम्मान देता है। कोई जापान माता की जय नहीं बोलता जी, कोई अमेरिका माता की जय नहीं बोलता, जर्मनी माता की जय नहीं बोलता, चीन माता की जय नहीं बोलता। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में हम हैं, एक देश है
जो अपने देश को मां कहते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और भारत माता की जय बोलने के साथ साथ उसे मां के समान दर्जा देते हैं, मां के समान उसके किसी भी चीर हरण को किसी भी हद तक जाकर नाकाबिले बर्दाश्त मानकर उसका जवाब देने के लिए, जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है देशवासी। ये भारत की विशेषता है। बिल्कुल। और अनिल जी, यहाँ पर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पाक के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर उसे नकार दिया था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, भारतीय लड़ाकू विमानों की सिर्फ मूवमेंट हुई थी और उस मूवमेंट को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, उल्टा उन्होंने कह दिया। और साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि जिन कैंपों को निशाना बनाया गया है उन कैंप में कोई था ही नहीं, खाली कैंप थे वो। देखिए, वो तो यही कहेंगे, उन्हें यही कहना चाहिए। आप पाकिस्तान खोकर के सोचिए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कहना चाहिए, थोड़ी कहेगा नहीं साहब बहुत बढ़िया किया भारत ने, इनको तबाह कर दिया, हम तो खुद ही चाहते थे। ये ट्वीट करके वापस से उन्होंने कहा है, पहले अपनी प्रतिक्रिया दे चुके थे, लेकिन अभी रिसेंटली उनका ट्वीट अभी आया है, उस ट्वीट में बार बार वो यही कह रहे हैं। देखिए, वो भारत की उपलब्धि को नकारना चाहते हैं, भारत की वीरता को, भारत की सेना की उपलब्धि को वो स्वीकार कभी नहीं करेंगे। इस स्वीकारोक्ति में उनकी पराजय है। कोई भी व्यक्ति अपनी जुबान से अपनी पराजय स्वीकार नहीं करता है, उन्हें ये बोलना ही चाहिए, ये बोलते ही हैं, बोलेंगे ही। ये रिचुअल एक तरह की परंपरा है जी। नीचे गिरने वाला पहलवान भी कुश्ती में अपने आप को हरावा नहीं मानता, चित नहीं मानता, हाथ ऊंचा कर लेता है, पांव ऊंचा कर लेता है। बिल्कुल। यहाँ आपको रुकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, और वो बड़ी खबर है कि आतंक पर हिंदुस्तान के अटैक का जो मामला है, उस मामले को लेकर एनएसए अजीत डोभाल स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। एनएसए डोभाल सेना अध्यक्षों के साथ लगातार ये बैठक कर रहे हैं। संभावित एक्शन और रिएक्शन पर ये चर्चा की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बैठक है वो चल रही है और अजीत डोभाल, जिन्हें इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब वो स्थिति की यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं और सेना अध्यक्षों के साथ वो बैठक कर रहे हैं। संभावित खतरे को देखते हुए संभावित एक्शन और रिएक्शन को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। देखिए, तो हम भी सब जानते हैं जी कि ये अकेला आइसोलेटेड इवेंट नहीं होगा। ये जी, इसके रिपरकेशन में, इसकी फॉलोइंग में वो भी कुछ करेंगे और हम भी कुछ करेंगे, क्योंकि ये एक शुरुआत है। इब्तिदाए इश्क में सारी रात जागे तो इब्तिदाए युद्ध में सारी रात जागे। अल्लाह जाने क्या होगा जी, मौला जाने क्या होगा जी, ये तो वो स्थिति है। नोबडी नोज, न हिंदुस्तान का आवाम जानता है, न हिंदुस्तान का हुक्मरान जानता है, न पाकिस्तान का आवाम जानता है, न पाकिस्तान का हुक्मरान जानता है कि कल क्या होगा, कल उन्हें क्या करना पड़ेगा और कल हमें क्या करना पड़ेगा, हम नहीं जानते। सिर्फ स्थिति में नज़र और तैयारी, दो ही चीज़ हो सकती है। और कोई प्रोवोकेशन हो तो उसका कैसे जवाब दिया जाए। गोलीबारी होगी तो गोलीबारी से जवाब देंगे जी, उधर से इन्फिल्ट्रेशन होगा तो क्या जवाब देंगे, उधर से वायुसेना के जहाज उड़ के यहाँ बम गिराएंगे तो युद्ध की शुरुआत हो जाएगी क्या। ये सारी बातें सोच के रखनी पड़ती है। कई बार तो सेकंड्स में फैसला लेना पड़ता है। आज मैं एक सेना के रिटायर्ड अधिकारी को सुन रहा था एक चैनल पर जी, वो कह रहे थे कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है जी, उस पर्टिकुलर शिविर का, उसको मापा जाता है। उसके बाद में यहाँ से वहाँ तक की दूरी को माप के घंटों में, पहले घंटे में 60 मिनट, फिर 1 मिनट में कितना चलेंगे और 1 मिनट के 60 सेकंड में कितना चलेंगे। तो पर सेकंड वाइज स्पीड के साथ वो कमांड दी जाती है कि इतने सेकंड बाद, इतने मिनट बाद, इतने मिनट, इतने सेकंड बाद बम गिराना है। कोई रात में उन्हें देखा नहीं कि कहाँ क्या है, वो सब चीज बिल्कुल गाइडेड मिसाइल की तरह जाते हैं, गाइडेड विमान होते हैं। वो गए, उतने मिनट उतने सेकंड बाद बम गिरना ही गिरना है। तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट और इवन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इंपॉर्टेंट होता है उसमें। सेकंड का एक फ्रैक्शन इधर से उधर हो जाए तो बम उसकी जगह पड़ोस की जमीन पर, मैदान पे गिर जाए, कोई फायदा नहीं। तो इतनी तैयारी के साथ युद्ध करना पड़ता है, इतनी तैयारी के साथ जवाब देना पड़ता है, इतनी तैयारी के साथ में हमला बोलना पड़ता है। तो इसमें कई बार आपको फैसला लेने के लिए मिनट भी नहीं मिलते जी, इसलिए पहले से लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करके रखनी पड़ती है, रणनीति बना के रखनी पड़ती है। ये करेंगे तो हम ये करेंगे, ये करेंगे तो हम ये करेंगे, ये करेंगे तो हम ये करेंगे। बाद में एक्शन कंफर्म होता रहता है, ठीक किया तुमने, या इसमें ये और करना चाहिए था, वो अलग बात है। पर
कम्युनिकेशन का टाइम नहीं मिले तो भी हम एक्शन ले लें, इसकी रणनीति तैयार रखनी पड़ती है। बिल्कुल, रणनीति तैयार करनी पड़ती है और कम्युनिकेट करके रखनी पड़ती है बॉर्डर पे जो लोग हैं। और अनिल जी, एक और बात ये भी है कि लगातार फायरिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, कई सेक्टरों को यहाँ पर निशाना भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन हमारी इस पर जो नजर है वो बनी। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के बारे में, जिस तरीके से वहां पर हालात जो हैं वो बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ एवन टीवी चैनल के हेड अनिल लोढ़ा जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल जी, यहाँ पर बात करें, हम ब्रेक में जाने से पहले इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है और लगातार वहां पर विरोध हो रहा है इमरान खान का संसद में, और इमरान खान के शमशम के वहां पर नारे भी लग रहे हैं। इधर भारत की अगर बात करें तो सेना प्रमुखों से लगातार अजीत डोभाल हैं, वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में चूरू भी पहुंचने वाले हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक परिदृश्य है वो काफी बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने और जो बयान बदला है जी, और कहा कि भारतीय सेना के विमान आए और हमने भगा दिए जी, और कुछ नहीं बिगड़ा हमारा जी। इससे संकेत है कि वो रिटेलिएट नहीं करना चाहते या रिटेलिएट करने की स्थिति में नहीं है, बदला लेने की, वापस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ये डिप्लोमेटिक बात है, ये डिप्लोमेटिक बात है। अगर वो स्वीकार कर लें कि हाँ भारत के विमान आए थे, बमबारी कर गए और आतंकवाद के सारे हमारे ठिकाने नष्ट कर गए जी, तो फिर वो न तो अपनी आवाम को जवाब दे सकते कि हम क्या कर रहे थे फिर, तो वो अपनी पराजय को नहीं स्वीकारना चाहते, क्योंकि पराजय स्वीकारने के बाद जो दबाव बनेगा पाकिस्तान का बदला लेने के लिए, युद्ध करने के लिए, ये भारत को पे रिटेलिएट करने के लिए, शायद उस दबाव को वो पैदा नहीं होने देना चाहते अपने देश में। क्योंकि अगर वो दबाव पैदा हो गया और अवाम ने या सेना ने इस तरह का स्टैंड ले लिया तो वो भस्मासुर हो जाएंगे खुद। तख्ता पलट जो आप कह रहे थे, हाँ, तख्ता पलट भी हो सकता है, तख्ता पलट कर दे सेना। जी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का पहले भी हुआ है जी, तो ये अयूब खान जनरल थे, मेजर वहाँ के जनरल वो थे, याहिया खान थे, वो राष्ट्रपति हो गए। तो ये वहाँ पे चलता रहता है। लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को कहीं परमिट नहीं करते कि वो किसी तरह की युद्ध की आग में झुलसे, युद्ध की आग में जाए। ये इसको इजाज़त नहीं देता मुल्क, वहाँ के हालात, आवाम के खुद आंतरिक संघर्ष से ग्रस्त है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, उसकी इकोनॉमिक हालात बहुत ख़राब है पाकिस्तान की। पाकिस्तानी इकोनॉमी बहुत बुरी है इस वक्त और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, उद्योग धंधे हैं नहीं पाकिस्तान के पास में। सिर्फ भारत का विरोध और भारत की विरोध की आग में झोंक कर वो कब तक राज करते रह सकते हैं। जी, इसलिए एक न एक दिन तो उनको अपनी जनता को जवाब देना पड़ेगा ना कि आपके नौजवानों के हाथ में रोजगार क्यों नहीं है, आपके पेट में रोटी क्यों नहीं है, आपके सर पे मकान क्यों नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान का तो जवाब देना ही पड़ेगा ना उनको एक न एक दिन। तो वो सिविलियन नेतृत्व तो हमेशा इस बात को एड्रेस करना रहता है जी, कि हम रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सोचें, देश के जनता के लिए सोचें। वहाँ का मिलिट्री का नेतृत्व है, वो ये नहीं सोचने देना चाहता, वो पाकिस्तान विरोध, वो भारत विरोध में झोंके रखना चाहता है पाकिस्तान को। तो अब जैसे ही अगर पाकिस्तान का विदेश मंत्री स्वीकार कर लेगा हाँ भारत हमारा कुछ बिगाड़ गया, वही सेना करेगी हम भी बिगाड़ेंगे। और इस दुश्मनी को जिंदा रखने के लिए वहाँ की सेना दिमाग से, दिल से सोचे बिना, मूल्यांकन किए बिना स्थिति का कुछ भी शुरुआत कर सकती है। बिल्कुल। और सीधे तौर पर हम देखें तो पाकिस्तान कोई अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि हो सकता है कि फिदायनी जो हमले हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, हो सकता है कि इस तरीके के फिदायनी हमले के बारे में वो सोच रहा होगा, क्योंकि सीधे तौर पर अटैक करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था वहाँ की बहुत खराब है, कहीं ना कहीं इसका भी कोई जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो पाकिस्तान में जरूर देखने को मिलेगा। और जो सैनिक शक्ति भारत की है उसके आगे पाकिस्तान बच्चा है जी, ये बात वो भी जानते हैं, ऐसा नहीं जो बात हम जानते हैं वो नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। हम चीन के आगे क्या है ये हम भी जानते हैं, चीन भी जानता है, दुनिया जानती है। हम रूस के आगे क्या है, हम अमेरिका के आगे क्या है, हम पाकिस्तान के आगे क्या है, पाकिस्तान हमारे आगे क्या है। कोई बात किसी छुपी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर होने का दम भर के पाकिस्तान कोई ब्लैकमेलिंग, बार्गेनिंग करने की कोशिश कर सकता है, करता रहता है। अदरवाइज पाकिस्तान सैनिक साजो सामान में, सेना के आकार में और युद्ध करने की हमारी क्षमता में हमारे आगे बच्चा है।
और जैसा मैंने पहले भी कहा था, भी हम भारत माता की जय बोलते हैं और भारत माता के लिए लड़ते हैं, हम तनख्वाहों के लिए नहीं लड़ते हैं। उनके यहाँ चूंकि इस्लाम के लिए लड़ने का एक फतवा दे रखा है, इसलिए ऐसा जुनून जज्बा वहाँ भी वो पैदा करते हैं, पर वो एक धर्म के लिए है, उस सरजमी के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान माता नहीं है पाकिस्तानियों की, हिंदुस्तान भारत माता है भारतीयों की। ये बड़ा फर्क है, ये सेंटिमेंटल फर्क है। और आपने देखा वीडियो आए, वो सैनिक की पत्नी सैल्यूट कर रही है, जय हिंद कर रही है शव के आगे खड़े होके, नौजवान 22 साल की लड़की, और आंख में आंसू भी है, पर सलाम भी है शहादत को। ये इतना बड़ा जज्बा कहाँ देखने को मिलता है? तो हम जानते हैं इस बात को, उस बात को पाकिस्तान भी जानता है। युद्ध में वो हमारे आगे नहीं ठहर सकता, पर युद्ध में दोनों तरफ के सैनिक मारे जाते हैं, युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है, और युद्ध में दोनों तरफ बच्चे यतीम होते हैं, दोनों तरफ विधवाएं होती है, महिलाएं, दोनों तरफ माताओं की गोद सुनी होती है। तो युद्ध आखिरी विकल्प होना चाहिए, बिल्कुल जब कोई रास्ता ना बचे। लेकिन उससे पहले का जो विकल्प था वो मोदी जी ने अपनाया, सरकार ने अपनाया, देश ने अपनाया, रक्षा मंत्रालय ने अपनाया, विदेश मंत्रालय ने अपनाया, सैनिकों ने अपनाया, और उसको सबक सिखाने की कोशिश की है। अब वो सबक सीख जाए, वेल एंड गुड। नहीं सबक सीखे वो क्या मैं और बड़ा पाठ पढ़ूंगा, तो हमें मजबूरी में बड़ा पाठ पढ़ाना पड़ेगा। हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें उसको बड़ा पाठ पढ़ाना पड़ेगा। छोटे पाठ से नहीं सबक लेता, तो बड़ा पाठ पढ़ाना पड़ेगा। अभी जो काम हुआ है वो लिमिटेड हुआ है, और वो बिल्कुल आगाज है भी। तो अब वो मान जाए, इन्फिल्ट्रेशन रोके, गोलीबारी रोके, सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन रोके, आतंकवाद को पनाह देना बंद करे, इंश्योर करे कि उसके यहाँ आतंकवादी अड्डे नहीं बनेंगे, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप नहीं बनेंगे, इसकी गारंटी दिलाए दुनिया किसी मौजूद देश से, तो भारत को उसे छोड़ना चाहिए। और नहीं तो फिर कम से कम मेरा तो एक, हालांकि मैं तो खुद नहीं युद्ध के पक्ष में, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो कम से कम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने कश्मीर में मिलाकर हमारे कश्मीर को हमको संपूर्ण कर देना चाहिए इस बार। बिल्कुल, कुछ बड़ी खबर भी आ रही है अनिल जी। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो एक कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के बाद सेना अलर्ट मोड पर है और कई इलाकों को खाली करा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को खाली करा दिया गया है, उसके अलावा पंजाब से भी कई इलाकों को खाली करा दिया गया है। कहीं ना कहीं जो सेना की जो हलचल है वो काफ़ी वहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर पंजाब में, और सेना हाई अलर्ट पर है। कई इलाकों को खाली करा दिया गया है सेना की ओर से। कई जो लोग हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। इस तरीके की खबरें भी सामने निकल कर आ रही है अनिल जी। देखिए, अभी दो ऑप्शन है जी। एक तो पूरी लड़ाई लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द हो जी, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, वो एक नियंत्रण रेखा है, और नियंत्रण रेखा में एक कश्मीर इस तरफ है, एक कश्मीर उस तरफ है, एक उनके कब्जे में, एक हमारे साथ है, ठीक है, एक हमारा हिस्सा है और एक पर वो काबिज है जी। तो या तो युद्ध लिमिटेड होगा तो वही होगा जम्मू कश्मीर की सीमा पर जी, वहां उसी जगह पर, और हम उस कश्मीर को निपटा देंगे जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, उसे खत्म कर दें, किस्से को हमेशा के लिए मिला लें अपने साथ, क्योंकि कश्मीर एक हो गया अब, ठीक है। और या युद्ध होगा तो पूरी सीमा पर होगा, भारत पाक सीमा, बहुत बड़ी सीमा है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी दिख रही है कि किस तरीके से लोगों में जो खुशी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। भारत के जो ध्वज है वो साफ तौर पर फहरा रहे हैं और आतिशबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज चूरू में आम सभा है और खबर सामने निकल कर आ रही है कि चूरू वो पहुंच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूरू पहुंच गए हैं और चूरू में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा है और कुछ देर में वे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। ये ऐतिहासिक भाषण होगा उनका, ऐतिहासिक भाषण होगा, ऐतिहासिक भाषण होगा। पूरे विश्व की कहीं ना कहीं जो नजर है वो इस पर जरूर टिकी होगी कि आखिरकार पीएम मोदी यहाँ पर क्या कुछ बोलने वाले हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक हुआ और उसकी स्ट्राइक होने के बाद अभी तक पीएम मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और वो चूरू में आ रहे हैं और चूरू में ही जो उनका भाषण होगा उस भाषण को देखने के लिए, सुनने के लिए देखने के लिए पूरे विश्व भर के जो लोग हैं वो बिल्कुल निगाहें होगी, बेताब होंगी निगाहें जी, वो क्या बोलते हैं। और देखिए, मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी
रणचंडी बन के उभरी थी। उनका जो भाषण था मुझे याद है, मैंने कई बार सुना, युद्ध के दौरान भी, इसके अलावा भी। तो वास्तव में दुर्गा का अवतार लोग उनके कहने लगे थे। बहुत जबरदस्त हुंकार भरती थी वो। वाजपेयी जरूर अच्छा भाषण देने वाले थे, लेकिन लटके झटके वाला था, हुंकार भरने वाला भाषण नहीं होता था वाजपेयी का। उंगली घुमा घुमा के और लच्छेदार बातों में एक आकर्षक, एक मतलब बहुत लुभावना भाषण देते थे वो। पर मोदी में हुंकार भरने वाले भाषण की प्रवृत्ति है जी। जिस विषय पर हुंकार भरना जरूरी नहीं होता या उपयुक्त नहीं होता, वहां भी हुंकार भर लेते हैं वो। तो आज तो पूरा हुंकार भरने का अवसर है उनके लिए, और बिल्कुल टनटनाहट करने का अवसर है देश की तरफ से। आज वो पार्टी के नायक की तरह नहीं बोलेंगे, देश के नायक की तरह बोलेंगे। और देश के नायक की तरह बोलेंगे तो उनके जो भी बोले हर शब्द पर भारतवासी गर्व भी कर सकता है, भारतवासी अभिभूत भी हो सकता है, भारतवासी उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हुए पॉलिटिकली भी जुड़ सकता है। ये एक अवसर है। आज जिस दिन हमने जवाब दिया है पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई का, उसके आतंकवाद का, उसी दिन मोदी की सभा है, और राजस्थान में सभा है, और वीर प्रसूता भूमि पर शेखावटी में सभा है। इन दोनों को कोरिलेट करके अगर वो भाषण देंगे तो निश्चित तौर पर आज का भाषण ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल, और ऐतिहासिक भाषण जरूर होगा। और हम आपको बार बार तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं फिलहाल टीवी स्क्रीन पर जो चल रही है, ये वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान की ओर से जारी की गई थी। ये जो वीडियो है पाकिस्तान की ओर से वीडियो जारी किया गया था। हालांकि भारत की ओर से अब तक कोई इस बारे में वीडियो जारी नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये वो वीडियो जारी किया गया है जब पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा था कि जब ये अटैक हुआ था तो उस अटैक को हमने नाकाम कर दिया था। हालांकि भारतीय सेना की ओर से इस बारे में अब तक कोई भी जो वीडियो है वो अब तक जारी नहीं होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि वायुसेना ने वीडियो बनाया है। जी, वायुसेना ने वीडियो बनाया नहीं बनाया, अभी बात भी मतलब चर्चा में ही है। हो सकता है कि नाइट विजन कैमरे लेके गए हों मिराज में और वो फिट कर रखे हों, उससे नीचे का दृश्य लिया गया हो कि ये कैंप आतंकवाद का और ये ध्वस्त। हो सकता है ऐसा वीडियो सामने आए तो बड़ा रोमांचक होगा। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें काफ़ी अच्छी लग रही हैं क्योंकि लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। लोगों में एक खुशी का जो माहौल है वो साफ तौर पर नजर आ रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि लोगों में जो गुस्सा था वो सड़कों पर नजर आ रहा था। लेकिन आज ये जो तस्वीरें हैं वो काफी ठीक लग रही है तस्वीरें, दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें लग रही है कि लोगों में कहीं ना कहीं जो खुशी है। अभी शुरुआत है, अभी हमको इतना खुश भी नहीं होना चाहिए। अभी हमें वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए कि ये क्या होने वाला है आगे, और उसमें हमारी रणनीति क्या होगी, हमारी उपलब्धि क्या होगी। ये तो हमने आज एक फौरी तौर पर जवाब दिया उनको कि भाई तुमने जो किया और तुम जो आगे करने की सोच रहे हो उसको हम तुमको नहीं करने देंगे। बिल्कुल, और अनिल जी एक ये भी है कि बार बार हम ये बात कर रहे थे कि इमरान खान जो काम करते हैं वो सेना के इशारे पर काम करते हैं। नहीं करते, वो नहीं करते, वही करते हैं, सेना के इशारे पर वहां के जो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है वो लगभग मजबूर होता है, मजबूर हो जाता है, लगभग मजबूर होता है, लगभग। और बार बार ये सामने खबर आ रही है कि न्यूक्लियर अटैक के बारे में क्या पाकिस्तान की ओर से इस बारे में भी कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार धमकी देता रहा है भारत को कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। न्यूक्लियर अटैक करना आसान बात नहीं है, और न्यूक्लियर अटैक करे तो हमारे पास जो परमाणु बम है वो उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है पाकिस्तान के मुकाबले। हम तो बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कई सालों तक नस्लें पैदा ना हो। बिल्कुल, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचते। हमारी लड़ाई आम जनता से, शांति का प्रतीक है, शांति का दूत है, शांति का प्रतीक है। भारत की जो लड़ाई है आतंकवादियों से है, आतंकवाद से, जनता से नहीं है। बिल्कुल सही है। भारतीय इस बारे में काफी सोचते भी हैं इस बात को लेकर, हालांकि पाकिस्तान इस बारे में सोचता नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा है कि जो भी गोलीबारी होती है, जो भी अटैक होते हैं, वो या तो सेना को नुकसान पहुंचाया जाता है, चाहे आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। हमने तो उनको ये बताया है कि ये महावीर गौतम गांधी का देश तो है ही जी, है ही, लेकिन ये महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी का देश भी है जी। ये बता दिया हमने उनको। तो गौतम गांधी महावीर के देश की तरह हम व्यवहार कर ही रहे थे, पर आज हमने बताया कि ये देश ऐसा नहीं है कि सिर्फ शांति का प्रतीक कबूतर उड़ाने वाला देश है, ये जहाज उड़ाने वाला, बम बरसाने वाला देश भी है। पहले ही बता चुके हम उनको कई बार, 71 में बताया, कारगिल में बताया, हमने 65 में बताया। तो ये ऐसा नहीं है उसको पता नहीं है हम कौन है क्या हैं, लेकिन बस एक वो जहर है जो वो पचा नहीं पा रहे। दरअसल भारत के प्रति एक जहर है उनके दिलों में जिसको पचा नहीं पाते, और इस जहर को पिला पिला के अपनी जनता को अपने साथ रखते हैं वो।
सेंटिमेंटली, लेकिन इसका भी एक दिन अंत होना ही होना है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की ओर से अब अगला कदम क्या हो सकता है? किस तरीके से, क्या बातचीत की पेशकश की जा सकती है या हो सकता है कि कोई सैनिक कार्रवाई देखने को मिले? किस तरीके की पाकिस्तान की बातचीत की पेशकश का तो हमारे लिए कोई मोल नहीं है। हम शायद सुनेंगे भी नहीं उसकी बात। या तो सऊदी अरब के पास जाकर रोए जी, कहे कि मुझे बचाओ जी, या अमेरिका के पास जाकर रोए कि मुझे बचाओ, या रशिया के पास जाकर रोए कि मुझे बचाओ और मेरी बात कराओ, तो भारत शायद कान दे उसकी बात पर। पाकिस्तान खुद कहेगा तो उसकी बात शायद नहीं सुनेंगे, क्योंकि इतना दोगलापन, इतना दोहरापन इतनी बार उजागर हो चुका है कि उसके जैसे सांप का जहर निकालना, तो उसकी पूरी थैली जहर की निकलेगी, जब तक हमें भी चैन से नहीं बैठना चाहिए। जहर निकाल ही देना चाहिए फॉर एवर। तो जहर की थैली है वो निकालनी है हमको। लेकिन बिल्कुल, और इस समय अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो चुका है। पीएम मोदी की जो विदेश नीति है, विदेशों में जाते हैं और विदेशियों से जो उनके संबंध है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि रशियन हो, चाहे इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सऊदी अरब हो, सभी ने जिस तरीके से पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसकी निंदा की थी और सभी ने यह भी कहा था कि कार्रवाई होना चाहिए आतंकवादी कैंपों पर। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान एक तरीके से पूरी तरीके से अब आइसोलेटेड हो चुका है। कोई भी देश उसका अब कोई सपोर्ट भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, जो पश्चिम एशिया का संकट था जी, आज भी थोड़ा बहुत संकट है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। पहले तो बहुत ही यासिर अराफात के ज़माने में फ़िलिस्तीन की लड़ाई कितनी बार हुई और क्या क्या हुआ इजराइल के साथ। हम इजराइल के खिलाफ अरब देशों के साथ बने रहे जी, आज हम इजराइल के साथ हैं और अरब देशों से भी हमारी लगभग दोस्ती सी है। तो इसलिए वो वातावरण बदल गया है कि पाकिस्तान के पीछे कोई इस्लामिक कंट्री खड़े हो जाए और इस्लाम खतरे में का नारा देके पाकिस्तान उन सबको अपने साथ जोड़ ले, उन सबकी ताकत को इस्तेमाल कर ले। ये संभव नहीं है। अब इस्लाम खतरे में का नारा पाकिस्तान नहीं दे सकता, नहीं लगा सकता, और इसलिए दुनिया के देशों से उसे पैसा, हथियार, रसद ये मिल पाए, ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और अमेरिका ने भी मदद बंद कर दी है। हाँ, नहीं बंद तो क्या, अमेरिका तो दोनों तरह से करता, देता भी रहता है, ना भी करता रहता है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अमेरिका हमारे साथ है। मोटे तौर पर अमेरिका हमारे साथ है, क्योंकि आतंकवाद वहाँ की भी लिए बहुत बड़ा खतरा है और आतंकवाद से लड़ाई में अमेरिका को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का साथ वो खुद मांगता रहा आतंकवाद से लड़ाई में, और उसने खुद ने आतंकवाद से लड़ते हुए बहुत कुछ तो खोया है और बहुत सारी जगह जाकर उसने कार्रवाइयाँ की है। ओसामा बिन लादेन को मारा है, जगह जगह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को मारा है, पूर्व राष्ट्रपति को, सद्दाम हुसैन को मारा है। सब कार्रवाई वो करता है अमेरिका। तो इसलिए वो हमारे साथ खड़ा रहने के लिए नैतिक रूप से भी बाध्य है और राजनीतिक रूप से भी बाध्य है।